7 दशाओं की बात करते हैं और अगर सरल शब्दों में कहें तो इन 7 तत्वों के उपविभाग करके कुल 16 बातें E.R. डाउनिंग ने कही हैं। हम उन्हीं बातों पर रिसर्च डिसिप्लिन के अगेंस्ट चर्चा करें। देखिए, शोध श्रम साध्य कार्य है। शोध करना आनंद विहार करना नहीं है। शोध करना जल क्रीड़ा करना नहीं है। शोध करना वन विहार नहीं है। शोध करना होटल में खाना खाना नहीं है। शोध करना एसी चलाकर सोना भी नहीं है। तो फिर शोध क्या है? शोध एक कठिन प्रक्रिया है। विजय बोध के भाव से यत्न पूर्वक परिश्रम पूर्वक अनुसंधान वृत्ति का नाम ही शोध है। और इस शोध के लिए अपने मानक और अपने आदर्श खुद बनाने पड़ते हैं। अपने लक्ष्य की चिंता खुद करनी पड़ती है। अपने जय पराजय की चिंता स्वयं करनी पड़ती है और इस चिंता के साथ विजय बोध की कामना मन में रखनी पड़ती है, तो शोध कार्य पूरा होता है। किसी दूसरे को देखकर, अकर्ता को देखकर, अकर्मण्य को देखकर, आलसी को देखकर, पथभ्रष्ट व्यक्ति को देखकर आदर्श निर्माण करने वाले लोग भी अपने शोधक कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते। और अगर बेहतर शब्दों में कहें तो हम इसे कंटकाकीर्ण मार्ग भी कहते हैं। कंटकाकीर्ण मार्ग कैसा? कठिन पथ, कांटों से भरा हुआ पथ, और इस पथ पर चलते हुए विजय की कामना करता है जब हमारा शोधार्थी, तो उसका शोध कार्य पूर्ण होता है। कई बार सवाल होता है कि इस विजय कामना को क्या दूसरों के रास्तों पर चलकर पूरा करोगे क्या? हाँ, कुछ रास्ते जो बने बनाए हैं उन पर चलेंगे, लेकिन कुछ रास्ते खुद बना ले। अब यह शोधार्थी की मेरिट है और इस मेरिट को शोधार्थी जीता है, विजय कामना के साथ जीता है, ध्येय कामना के साथ जीता है, साधना करता है, परिश्रम करता है, श्रम करता है। और ऐसे श्रमबोध से एक, अगर हम रिसर्च का मानवीकरण करें तो शोध पुरुष का निर्माण करता है। यही तरीका है। यह तरीका अपने देश में केवल शोध भर के लिए नहीं, यह तरीका पुस्तक लेखन का भी यही तरीका है, उपाधि अर्जन का भी यही तरीका है, जीवन में ख्याति अर्जन का भी यही तरीका है, विद्वान होने का भी यही तरीका है, कर्मठ होने का, राजनीति पुरुष होने का, धर्म पुरुष होने का, समाज पुरुष होने का भी यही है कि तरीका यही है साहब भारत में। इसलिए शोध करते हुए किसी नए तरीके की चिंता नहीं करना, विजय पथ पर आगे बढ़ने के बोध के साथ क्या क्या करना, ऐसी कम से कम 7 बातें तो जरूर करना। जो बातें E.R. डाउनिंग ने कही, केवल उन बातों की चर्चा करेंगे। केवल वो बातें, उन सोपानों को, उन सीढ़ियों पर चढ़कर आगे बढ़ना, बिना सीढ़ी के छत पर पहुंचने की चेष्टा नहीं करना। करते हैं, बहुत लोग करते हैं, सोचते हैं सीढ़ी न चढ़े, पहली सीढ़ी न चढ़ें, दूसरी न चढ़ें, तीसरी न चढ़ें, दौड़ के आए और किसी लग्गी के सहारे पहली मंजिल पर डायरेक्ट छलांग मार दें। कितनी संभावना है पहली मंजिल पर पहुंचने की? आप अनेक लोग बैठे हैं, बताइए पहुंच जाएंगे क्या? पूरी संभावना है कि मुंह के बल गिर जाए, मुंह टूट जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए। यानी बहुत दूर से आकर दौड़कर आने वाला, लग्गी के सहारे पहली मंजिल पर चढ़ने की कामना करने वाले पुरुष के हाथ पर टूटने की कितनी संभावना। और एक सामान्य पुरुष का सीढ़ी पर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए विशाल अट्टालिका पर पहुंच जाने की, विशाल अट्टालिका को प्राप्त कर लेने की कितनी संभावना, आप बताइए। यही शोध मार्ग है, यही शोध का मार्ग है। और सीढ़ियों पर 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, ऐसा धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने वाले हमारे शोधार्थी विजय प्राप्त करते हैं। बहुत तेज छलांग लगाने की कामना करने वाले, नकल की चेष्टा करने वाले,
अकर्मण्य विद्यार्थी, अकर्मण्य शोधार्थी अपने शोध कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते और बाद में एन केन प्रकारेण शोध के मानदंडों के साथ समझौता करके अपना एक छद्म शोध प्रबंध जमा कर पाते। हम विद्यार्थी को जब कोर्स वर्क कराते, जैसे ये प्री पीएचडी का पाठ्यक्रम है, तो हम उसके मन में ये बोध भी भरते हैं। कौन सा बोध? लक्ष्य दूर है। इसका ये अर्थ नहीं है कि इस दूर लक्ष्य की प्राप्ति की चिंता शिथिल भाव से करें या ना करें। हम लोग उन्हें एक गीत सुनाते हैं, इस बोध का एक गीत सुनाते। हम उन्हें कहते हैं कि भैया देखो, शोध के पथ पर चलना, जीवन के पथ पर चलना, कर्म के पथ पर चलना एक ही बात है, वही मूल्य हैं। उन मूल्यों को कैसे आत्मसात करना, हम उसे पहले उसका मन बनाते हैं। विजय अपनी साधना है, कर्म ही आराधना है, दूर कितना लक्ष्य अपना है, न चिंता तनिक करते, हार कर भी हार को नित हम विजय सोपान गिनते, फिर पराजय और जय क्या अमिट अपनी भावना है, विजय अपनी साधना है, कर्म ही आराधना। लड़का पूछता है, शोधार्थी पूछता है कि किसको देखें, किसे देखकर निर्मित करें शोध का पथ। अन्य की क्यों ओर देखें, जब स्वयं आदर्श अपना, घात पर भी घात सह कर है न सीखा आह भरना, कंटकों में ही पले हैं, संकटों का सामना है, विजय अपनी साधना है, कर्म ही आराधना है। किसी के पथ की नकल नहीं, दूसरों के पथ का अनुकरण। अनुकरण और नकल में अंतर। इसमें जो लोग हिंदी के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे, अनुकरण के 3 रूप होते हैं, आदर्श, प्रतीयमान और संभाव्य रूप। ऐसा महान दार्शनिक अरस्तू ने बताया है। चीजें जैसी हैं वैसा देखना, जैसी हो सकती हैं वैसा देखना, और जैसी होनी चाहिए वैसा देखना भी अनुकरण ही है। इसलिए हम विद्यार्थी को बार बार कहते हैं कि ऐसे अनुकरण के पथ पर चलना। हम स्वयं निज पंथ का निर्माण करते बढ़ रहे हैं, इन प्रबलतम आंधियों से हम निरंतर लड़ रहे हैं। अपने मार्ग का स्वयं निर्माण के बोध से आगे बढ़ने वाला शोधार्थी खड़ा करना भी हमारा लक्ष्य है। ये मैं नहीं कह रहा, आप सोच रहे हो ये गीत हमारा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये बात हमारी नहीं है, ये बात E.R. डाउनिंग की है। कर्म पथ पर आगे बढ़ने वाली वैज्ञानिक चेष्टा वाला नवयुवक खड़ा करना। ऐसा नवयुवक होगा तो शोध कार्य पूरा होगा। श्रमशील नवयुवक होगा तो शोध श्रम का फल है। मेहनत करोगे, मेहनत करते हैं तो शोध कार्य पूर्ण कर पाते, मेहनत ना करें तो। अब यही बात E.R. डाउनिंग बता रहे हैं तो अच्छी बात, और यही बात भारत में परंपरा से विद्यमान है। मैंने कल भी चर्चा की है, तो वो अच्छी, वहां से ग्रहण करने का मन नहीं है हमारा। कक्षा 4 में जब हमारा बालक पढ़ता है तो हम उसे स्कूल भेजते हैं,
और वो स्कूल जाता है तो लौट कर आता है, कहता है आज हमें एक गीत गवाया गया हमसे। क्या गीत गवाया गया? गवाया गया कि एक मधुमक्खी कैसे काम करती है। कक्षा 4 में हम बताते हैं मधुमक्खी कैसे काम करती है, कक्षा 4 के शिशु को बता रहे हैं। जैसे मधुमक्खी 4 में काम करती है, ऐसे ही शोधार्थी भी उसी मधुमक्खी की तरह काम करता है। नन्हे पर वाली मधुमक्खी दूर दूर तक जाती है। अब देखिएगा, आप जरा शोधार्थी के कर्तव्य पथ कर्म पथ की का मिलान करिएगा। हम क्यों E.R. डाउनिंग की बात करें, क्यों नहीं इस देश के गीतों की बात करेंगे। नन्हे पर वाली मधुमक्खी दूर दूर तक जाती है, चुन चुन कर वह सुंदर सुंदर फूलों का रस लाती है। दिन भर कठिन परिश्रम करती, रस से शहद बनाती है। मधु का छत्ता सुघर नमूना है, सहयोग प्रेम श्रम का। इन्हीं गुणों से सुख मिलता है, सूत्र यही जीवन क्रम का। अब मैं इस देश के कक्षा 4 के विद्यार्थी का ये गीत पढ़ रहा हूं तो थोड़ा कम असर होगा, मुझे मालूम है। अभी मैं E.R. डाउनिंग की किताब का नाम लेकर यही बात कहूंगा तो हमें लगेगा अरे कितनी बड़ी बात कह दिया भाई, अद्भुत है। कोई नहीं, अगर यही मार्ग है तो इसी की चर्चा करेंगे। E.R. डाउनिंग ने कहा कि श्रमशील और अध्यवसायी होना शोधार्थी होने की शोध अनुशासन की पहली शर्त है। ऐसे होंगे तो हम क्या कर पाएंगे, इसकी चर्चा डाउनिंग के यहां बहुत विस्तार से। डाउनिंग कहते हैं कि ऐसे श्रमशील नवयुवक होंगे तो वो सोद्देश्य निरीक्षण कर पाएंगे। सोद्देश्य निरीक्षण कैसे होगा? 2 तरीके से होगा। डाउनिंग ने कहा एक्यूरेसी होगी और एक्सटेंसिव होगा। एक्सटेंसिव और एक्यूरेट, ये 2 मेरिट अगर होगी तो फिर सोद्देश्य निरीक्षण कर पाएंगे हम। एक्यूरेट माने सूक्ष्म और एक्सटेंसिव माने व्यापक, यानी किसी भी विषय के सूक्ष्म और व्यापक पक्ष को हम अगर चिंता करते हैं शोध में, तो शोध में दिशा आती है। सूक्ष्म तत्व आप समझ रहे हो। सूक्ष्म तत्व माने इंद्रिय बोध से परे तत्व। किसी शोध समस्या को आप नाक से सूंघते हैं क्या? कुछ लोग सूंघते हैं, केमिस्ट्री के लोग। शोध समस्या को आप हाथ से स्पर्श करते हैं क्या? कुछ लोग स्पर्श करते हैं, ज्योग्राफी के लोग। शोध समस्या को कानों से, नाक से, आंख से, ऐसे इंद्रिय बोध से जानते हैं। हाँ, इंद्रिय बोध से भी जानते हैं। इंद्रिय बोध से जो परे रूप है शोध का, वो सूक्ष्म रूप है। हमें शोध सामग्री के उस सूक्ष्म रूप का अनुशीलन करना रहता है। कौन बताएगा आपको उस सूक्ष्म रूप को? कौन बताएगा आपको? कोई बताएगा क्या? सूक्ष्म रूप को अपने अध्यवसाय से जानना और करना रहता है। निरीक्षण से ये विद्या आती है। किसी शोध समस्या के विविध पहलुओं के निरीक्षण से, और निरीक्षण भी कैसा? डाउनिंग ने कहा कि विशद निरीक्षण और समग्र निरीक्षण, 2 बातें होनी चाहिए। यानी कि शोधार्थी के निरीक्षण की दृष्टि कैसी हो? यह दृष्टि विशद होनी पड़ेगी। विशद होना किसे कहते हैं? मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो दुनिया में सबके पेट में दर्द नहीं हो रहा। मुझे भूख लगी है तो दुनिया में सबको भूख नहीं लगी। तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब पूरी दुनिया बेरोजगार नहीं है। यह दृष्टि शोधार्थी की दृष्टि नहीं हो सकती। तुमको मैटर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब पूरी दुनिया को मैटर नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है भाई। यह जो दृष्टिबोध है, आत्मगत प्रत्यय से मुक्ति दृष्टिबोध, आत्मनिष्ठता से मुक्त दृष्टिबोध शोध की पहली शर्त है।
शोध अनुशासन का पहला सोपान है आत्मनिष्ठता से मुक्त होना। तुम्हें जीवन भर से तुम्हें बताया गया, मान लीजिए कोई विषय बताया गया, वही सच है ऐसा मान लेना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान के निरीक्षण और अवलोकन से निर्णय निकालना। हम शोध में शोधार्थी से, विज्ञान के शोधार्थी हैं, समाज शास्त्र के शोधार्थी हैं, शिक्षा के हैं, मनोविज्ञान के हैं, अर्थशास्त्र के हैं। हम कहते हैं इनसे कि भाई तुम्हारे अध्ययन के दौरान जो सिद्धांत आते हैं उन सिद्धांतों को हूबहू मान नहीं लेना, उनकी प्रामाणिकता की चर्चा करना, उनकी पुष्टता का संदर्भ उठाना, उनकी वैलिडिटी का निर्णय करना। और तुम शोधार्थी चीजों को मान लेने के लिए नहीं हो। अगर ऐसा मानकर तुम निर्णय कर रहे हो तो शोधार्थी नहीं हो। शोधार्थी में प्रश्न विवेक होना चाहिए। प्रश्न विवेक किसे कहते हैं? चीजों को प्रश्न की दृष्टि से देखने का स्वभाव और संस्कार। अब जो अगले ने बता दिया वह मान लेने वाला व्यक्ति शोधार्थी नहीं हो सकता। और हम आमतौर पर ऐसा मानकर आगे बढ़ जाने वाले लोग हैं। कवि कहता है कि मैंने प्रेम में तप कर देख लिया, जान लिया कि प्रेम जीवन का मर्म है। शोधार्थी का कार्य है कि इसे मान लेना, क्या इसे मानकर आगे बढ़ेगा। संभव है हम में से अधिकांश लोग इस प्रेम को जीवन की ज्वाला न मानते। प्रेम एक सामान्य मूल्य है। मैं कहता हूं प्रेम से बड़ा मूल्य है दया, प्रेम से बड़ा मूल्य है करुणा, प्रेम से बड़ा मूल्य है ममता, और ममता की कीमत इस प्रेम से ज्यादा है। तो फिर तुम पाठ में बताए गए निर्णय को वैसे ही स्वीकार कर लोगे क्या? जब अज्ञेय कहेगा मैंने विदग्ध हो जान लिया, अज्ञेय कह रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय कह रहे हैं मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बन कर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। अब देखिए इतने पर चुप नहीं हो रहा, क्यों? अतिरंजना है ना कविता। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बन कर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। अब यह तो अज्ञेय का निर्णय है, तो क्या सबका यही निर्णय है क्या? नहीं, यह निर्णय सबका नहीं हो सकता। तब फिर शोधार्थी का विवेक क्या होना चाहिए? किसी कही गई बात को 100% सत्य मानकर आगे बढ़ जाना, या प्रश्न शैली होना, प्रश्न विवेक होना। आप सब अनुभव करेंगे इस बात को कि ऐसा प्रश्न विवेक शोधार्थी में होना ही चाहिए। अभी 1 महीने पहले बसंत चल रहा था, वो मैदान की बात कर रहा हूं। आप पहाड़ में हैं तो अभी भी बसंत होगा वहां दिन में। अब हमने एक मौसम विज्ञान का काम शुरू किया, हमने साहित्य में काम शुरू किया, हमने बसंत में जीवन में पैदा होने वाले मादक अनुभवों का दृष्टिबोध जानने के लिए एक प्रोजेक्ट लिया कि बसंत में क्या होता है। अब इस बसंत वर्णन को हर आदमी अपने ढंग से बताएगा। शोधार्थी का क्या विवेक होना चाहिए? शोध अनुशासन का पहला पाठ क्या है? प्रश्न करना कि जो अगले ने कहा उसे मान लेना। आप देखिए, कालिदास जैसा बड़ा विद्वान, तुलसी जैसा विद्वान,
न जाने कितने कवि सब मत वैभिन्न रखते हैं, एक ही बात नहीं कहते। बसंत का अनुभव अगर सबका एक होता तो सब एक कहते ना, कहते हैं भला। हम जब तक इस बात को जानकर निर्णय की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमने किसी एक कवि को लिया, किसी एक लेखक और विद्वान को लिया और उसकी सब बात को सही मान लिया, तो कोई निर्णय निकलेगा? आप बताइए। हम केवल कालिदास के ही निर्णय को थोपने बैठ जाए, हमें लगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इतना पहले इसने कोई बात कह दी तो अब ये तो सही बात होगी। ऐसा विचार कर लेने से कोई निर्णय बनेगा क्या? कोई शोध आगे बढ़ेगा? आप बताइए। कालिदास कुछ कहता है, तुलसी कुछ कहता है, सूर कुछ कहते हैं। आप देखिए, नवरसाल रस विहरनशीला, आम के पेड़ में आम लगे हैं, नवरसाल रस विहरनशीला, सोहि कोकिल विपिन करीला। विपिन में करील की कुंज खिली हुई, कोयल उन आम के पेड़ों पर बैठी है और बोल रही है। देखिए, दृष्टि देखिए, नवरसाल रस विहरनशीला, सोहि कोकिल विपिन करीला, कानन सुधा वचन प्रतिपाली, जियई की लमण पयोधि मराली। मराल भी घूम रहा है, सुख भी घूम रहा है, कोयल भी घूम रही है। क्यों? क्योंकि साहब बसंत है। कुंजन में, बागन में बगरायो बसंत है, तो सब आनंद मना रहे हैं। अब क्या तुलसी के इस निर्णय को हम प्रामाणिक मानकर शोध का पर आगे बढ़ेंगे या कोई प्रश्न लगाएंगे? प्रश्न लगाने के लिए करना क्या होगा कि इस विचार को व्यक्त करने वाले और लोगों का संदर्भ ढूंढना होगा ना। यही शोध थोड़ा कठिन काम है, खोजना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत है। ज्यादा सरल है किसी कही गई बात को उदाहरण देकर वैसा मान लेना। कठिन काम क्या है? समान भाव और विचार को अन्य जगह खोजकर लाकर खड़ा करना और फिर निर्णय निकालना। कौन कठिन काम करना चाहता है? लेकिन शोधार्थी का लक्षण है, शोध अनुशासन का एक चैप्टर है, ऐसा कठिन काम कर पाना। किसी की आभा से आक्रांत हो जाना नहीं। तुलसी की आभा से अगर आक्रांत हो गए आप, तो बसंत वर्णन को क्या खोजेंगे? अच्छा चलिए, तुलसी से नहीं हुए, कालिदास से आक्रांत हो गए। कालिदास तो और बड़ा, द्रुमाः सपुष्पा सलिलम सपद्मम। अब मैं कहता हूं कि तुलसी ने कालिदास से की नकल करके लिख दिया, यही बात कालिदास कहता है, लेकिन अंतर देखिए, द्रुमा सपुष्पा सलिलम सपद्मम और स्त्रियैः सकामाः पवनः सगंधी। पवन बह रही है, कैसी बह रही है? जैसे कि चंदन की गंध मिली हुई है, शीतल मंद सुगंध समीर बह रही। पेड़ कैसे हैं? द्रुमा सपुष्पा सलिलम सपद्मम। सलिल कैसा है? पद्म से भरा हुआ। द्रुम कैसे हैं? फूलों से भरे हुए। द्रुमा सपुष्पा सलिलम सपद्मम, स्त्रियैः सकामाः पवनः सगंधी, असुखाः प्रदोषाः दिवसाश्च रम्या, सर्वं प्रियं चारुतरं बसंतम। अब लीजिए, वहीं मध्ययुग तक आते आते बसंत ने सौरभ ने पराग ने प्रदान की थी अतिकांत भाव से, मनोज्ञता मादकता मदांधता। हम इस विषय का विस्तार नहीं करना चाहते, लेकिन E.R. डाउनिंग की उस विषय की चर्चा जरूर करना चाहते हैं जहां वो कहता है कि निरीक्षण कैसा हो? एक्यूरेट होना चाहिए और एक्सटेंसिव होना चाहिए। केवल कालिदास को पढ़कर प्रकृति को जानना अधूरा, केवल तुलसी को पढ़कर बसंत को जानना अधूरा। तो फिर पूरा क्या है? पूरा है सूक्ष्म निरीक्षण और व्यापक बोध वाला निरीक्षण। आएगा कैसे?
किसी विद्यार्थी ने कुछ न पढ़ा हो, उसमें व्यापक बोध आएगा? आप बताइए। आप विषयों के विद्वान लोग हैं, यहाँ कुछ लोग साहित्य के होंगे, कुछ कलाओं के होंगे, कुछ विज्ञान के होंगे। अगर विषय का बोध आपका बड़ा नहीं है, केवल एक छोटे खोल में जीवन जीने का एक संस्कार और स्वभाव पड़ गया है, तो व्यापकता कैसे आएगी? इसलिए व्यापकता आने की शर्त क्या है? अध्यवसाय, जिसे हम निदिध्यासन कहते हैं, श्रवण कहते हैं, मनन कहते हैं, ऐसा करना पड़ेगा। हम इस विषय की तरफ आगे नहीं चलते। डाउनिंग जिस ओर ले जाना चाहता है उधर आगे बढ़ते हैं। डाउनिंग कहता है कि कोई समस्या हमने लिया, रिसर्च क्या है? किसी प्रॉब्लम को हल करना, किसी समस्या पर चिंतन करना। वो समस्या बसंत के रूप वर्णन की भी हो सकती, वो समस्या मादकता के वर्णन की भी हो सकती है, वो समस्या जलाशयों में भरे हुए नीर की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु किसी समस्या को लेना और फिर क्या करना? प्रासंगिक तत्वों का चयन करना, यही सबसे कठिन काम। ये प्रासंगिक तुम्हें केवल साहित्य में नहीं मिलेंगे, ये प्रासंगिक विज्ञान में भी मिलेगा, ये प्रासंगिक सामाजिक विज्ञान में भी ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा बोध का विस्तार ऐसा करना पड़ेगा। शोधार्थी की सबसे पहली, शोध अनुशासन की सबसे पहली विशेषता है समानताओं और विषमताओं को जानने वाला व्यक्ति मन, शोध मन। अब लीजिए, समानता और विषमता को जानना ही शोध है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक शोध कुछ नहीं है। हम जिन समस्याओं, विषय संबंधी जिन समस्याओं और तत्वों का अध्ययन करना चाहते हैं, उनमें हम विशेष महत्व की चीजें चुनकर और उससे संबंधित सामग्री इकट्ठा करने लगते हैं। बहुत सामग्री इकट्ठा होती है तो हम उसे क्रमबद्ध कर लेते हैं। क्रमबद्ध करने पर भी हमारा काम नहीं चलता तो हम उसे अध्ययनार्थ उप विभागों में बांट लेते हैं, जिसे हम अध्याय योजना कहते हैं। लेकिन यह सब करने के बाद भी एक समस्या बनी रहती है, और ये समस्या आप सबने शोध किया है, आपके सामने भी आई होगी। ये नहीं पता चलता हमें। जैसे बहुत सारा मैटर कलेक्ट किया, डाउनिंग की चर्चा है ये, बहुत मैटर आपने कलेक्ट कर लिया, बहुत हाथ पैर मारा, बड़ी योजना बनाई, बड़ा मेहनत किया और बहुत सारी सामग्री इकट्ठा कर लाए। सवाल यह है कि प्रासंगिक सामग्री का चयन विवेक कैसे आए? कौन सी सामग्री, कौन सी बात प्रासंगिक है, कौन सी अनपेक्षित है, कैसे जाने? तो आप कहते हैं कि टीचर बताएगा हमको। टीचर को भी पता हो तब तो बताएगा। ये जो रिसर्च मन बनाना है, बहुत सारी सामग्री में प्रासंगिक सामग्री को खोजना, अनपेक्षित सामग्री का परित्याग करना, या और सरल शब्दों में डाउनिंग कहता है सुरक्षित मार्ग की तलाश करना। और ये सुरक्षित मार्ग ऐसा भी ना हो कि तुमने अधिकांश चीजें छोड़ दी, ऐसा छोड़ देने वाला भी नहीं। प्रासंगिकता की संभावना की चिंता करते हुए आगे बढ़ने वाला शोध मन, यही शोध मन ही शोध अनुभव और विषय के विषय ज्ञान की ओर हम लोगों को ले जाता है। अब यह विश्लेषण आएगा कैसे? जैसे मैटर बहुत है, कालिदास भी कह रहा है, तुलसी भी कह रहा है, सब वही बात कह रहे हैं कि साहब बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी मादकता पूर्ण हवा चल रही है, बड़ा मनोरम वातावरण है। मलया गिरि की सुत शीतल मंद, सुगंध समीर चले न चले। अब देखिए, कालिदास की एक बात मैंने कहा, द्रुमास पुष्पा सलिलम सपद्म। मैंने तुलसी की बात कही कि नवरसाल रस विहरन शीला, सोहई कोकिल विपिन करीला। एक और तीसरा कवि खड़ा होता है, कहता है कि ये क्या इस बसंत की मादकता के अनुसंधान में लगे हो? अब बताइए शोधार्थी क्या करे, जरा सोचिएगा। एक बहुत बड़ा कवि कहता है कि बसंत के हवा का अनुसंधान करने के लिए जन्म लिया क्या? तो पूछा शोधार्थी, उससे पूछेगा कि भाई क्या मतलब है? कहता है कवि,
मलयागिरि की सुत शीतल मंद, सुगंध समीर चले ना चले। अब देखिए दृष्टि का अंतर देखिए। एक तीसरा कवि कहता है कि जिस मलया नील का तुम अध्ययन कर रहे हो, रोज बहेगी क्या भाई? मतलब कल बहेगी, गारंटी है क्या इसकी? ये जो तुम अध्ययन कर रहे हो, कल यही हवा बहेगी क्या जो आज तुमने बहते देखे? अब देखिए कैसा टर्न करता है वो समस्या को। तीसरे कवि का मन सुनिए, टर्न कर दे रहा है। कहता है मलयागिरि की सुत शीतल मंद, सुगंध समीर चले ना चले। पता नहीं कल चलेगी कि नहीं, तो फिर मैं भी एक रास्ता बता रहा हूं, ऐसा कर लो। क्या रास्ता है? हरि नाम को री रट ले रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। शोध शोध न करते रहो, कुछ भगवत भजन भी कर लो, पता नहीं अंत में जिह्वा खुले या न खुले। एक सेठ जी थे, वो मरने लगे, बड़े पैसे वाले थे। तो आपने देखा होगा टीवी में इस तरह के कई प्रचार आते हैं। तो जब मरने लगे वो, तो पुत्र कुछ बोलना चाह रहे थे। पुत्रों ने पूछा क्या बोलना चाहते हो भाई? कहा बस ऐसा कर रहे थे कि कुछ कह दे। पुत्रों ने बुलाया डॉक्टर को, कहा यार डॉक्टर साहब देखिए जरा कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाइए कि एक आध लाइन बोल दें, क्योंकि लगता है कहीं गड़ा धन है, बताना चाहते हैं। डॉक्टर ने कहा बड़ा महंगा इंजेक्शन है, 5 लाख रुपए का इंजेक्शन है, थोड़ी बोल पाएंगे, 1-2 मिनट की कृत्रिम पावर आ जाएगी। तय हुआ कि लाखों करोड़ों के धन के लिए इंजेक्शन लगवा देना ठीक है। इंजेक्शन लगवा दिया तो जो बोला वो सेठ, वो सुन लीजिए। सेठ बोला कि अरे मैं तो मर ही रहा हूं, मेरे में क्या परेशान हो? उधर बछिया सामने देखो, बछिया झाड़ू चबाए डाल रही है, जाओ उसके मुंह से झाड़ू निकालो, मुझे तो मरना ही है, मेरी क्या चिंता कर। अब लीजिए 5 लाख में क्या मिला। इसलिए तीसरा कवि कहता है कि मलयागिरि की सुत शीतल मंद, सुगंध समीर चले न चले, हरि नाम को री रट ले रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। अब शोधार्थी का संकट आप समझिए। ये तो मैंने 3 बातें बता दी, और एक आध बात बता देता हूं। सुंदर मौसम है, जल की धारा बह रही है, कोई भी बैठेगा आनंद आएगा। पंत ने नौका विहार लिखा, आप सब जानते हैं, मैं उसका और विस्तार नहीं करना चाहता। मैं केवल शोध मन के संकट पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। शोधार्थी क्या करे बताइए? एक कहता है द्रुमाह स पुष्पा, दूसरा कहता है कि नवरसाल रस विहरणशीला, तीसरा कहता है हरि नाम को री रट ले रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। शोधार्थी का संकट क्या होगा बताइए? इसलिए ऐसे समय में भिन्न भिन्न दिखने वाले तत्वों, बिल्कुल विरोधी तत्वों का अलग अलग चयन करना चाहिए, और उनकी मात्रा स्वरूप आदि के आधार पर किसी सम्यक निर्णय पर शोधार्थी को पहुंचना होगा, कि आक्रांत हो जाएगा कालिदास से, तुलसी से, या किसी अन्य से। आप बताइए, नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, अब हम अगर आक्रांत हो गए तो शोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे शोध का डायरेक्शन तय हो जाएगा। इसलिए सभी निर्णयों को, सभी तत्वों को, चाहे वो समान हो या असमान हो, या मिलते जुलते तत्व ही क्यों ना हो, या भिन्न दिखने वाले पर भीतर से एक तत्व क्यों ना हो, इन सबके स्वरूप का अध्ययन करना, सबके मर्म को पकड़ना, पहुंचना, और फिर किसी निर्णय पर पहुंचने का संस्कार, यही शोध अनुशासन की एक पात्रता है, शोध अनुशासन के लिए अपरिहार्य है। एक दूसरे उदाहरण से बात कहता हूं। यहां बहुत सारी प्राध्यापिकाएं भी बैठी, हम स्त्री अध्ययन पर विषय चला रहे हैं अपने विश्वविद्यालय में। स्त्री अध्ययन एक विषय है, वीमेन स्टडीज एक विषय है, विषय की तरह चला रहे हैं हम इसे। हम इस पे बीए कराते हैं, एमए कराते हैं, पीएचडी कराते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिसर्च भी कराते। अब हमने किसी वीमेन एम्पावरमेंट या किसी महिला से जुड़ा हुआ समाज विज्ञान का कोई प्रकरण ले लिया। अब जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें क्या मिला?
कि नारी की निंदा के प्रसंग मिले बहुत सारे विद्वानों और लेखकों में, कहीं नारी की प्रशंसा के लोग मिले, माने एक लेखक ऐसा मिला जो नारी की निंदा करते नहीं अगा रहा है। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, एक ये अतिवाद है, अतिवादी है ना, एक सीमा पे चरम पर जाकर सीधे निर्णय दे दिया आपने, अतिवाद है ये। एक ऐसा अतिवादी और एक दूसरा प्रशंसा का ऐसे ही कोई एक दूसरा अतिवादी हो जो ऐसा ही प्रशंसात्मक कथन कर रहा हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। ये भी एक अतिवाद है। तो एक तीसरा आदमी भी मिलेगा, निराला जैसा आदमी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन दलित भारत की ही विधवा है। ये लीजिए एक तीसरी बात। अब शोधार्थी क्या करे? नारी की निंदा के प्रसंग हैं, नारी की प्रशंसा के प्रसंग हैं, तो शोधार्थी उन निर्णयों से आक्रांत होगा या क्या मार्ग अपनाएगा? E.R. डाउनिंग ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया है। कहा है कि परिस्थितियों का विश्लेषण करके निर्णय करना चाहिए। तुलसी ने कहा कि कैकेयी अपराधी है, मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि नहीं, वो अपराधनी नहीं है, परिस्थितियों में पढ़कर ऐसा निर्णय करने वाली है। अब लीजिए, रामचरितमानस के कवि ने कहा कि कैकेयी को लोगों ने छोड़ दिया, और रामचरितमानस पर ही आधारित जब साकेत लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, तो स्वयं भगवान के मुंह से कहलाया क्या? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब लीजिए, एक तरफ कोसा जा रहा है, एक तरफ प्रशंसा हो रही है, तो निर्णय कैसे करोगे? परिस्थितियों का अध्ययन करके निर्णय करने वाला शोधार्थी बनना होगा। तनिक भी असंतुलित दृष्टि आपकी हुई, तनिक भी आपका पूर्वाग्रह हावी हुआ, तनिक भी आप किसी मत के प्रभाव में आ गए, तो फिर आपके शोध ग्रंथ की दिशा भी भ्रष्ट हो जाएगी और फिर आप किसी सम्यक निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। और हम ऐसे शोधों को श्लाघनीय नहीं मानते। एकांगी दृष्टि से विचार करने वाले शोधक ग्रंथों को हम श्लाघनीय नहीं मानते, लेकिन रिवाज यही चल रहा है, किसी एक आदमी को महिमा मंडित कर देना, किसी एक बात को, किसी एक विचार को, किसी एक ग्रंथ को, किसी एक विषय को, किसी एक संदर्भ को। लाख प्रमाण प्राप्त हो रहा हो उसका विरोधी, लेकिन उस प्रमाण को झुठला देने का, उसे छोड़ देने का, ऐसा शोध ग्रंथ अगर बनेगा तो वो कितना प्रासंगिक और युक्त होगा। लेकिन भारत में इसी प्रकार के ग्रंथों का रिवाज, अतिवादी है ना हम लोग। किसी में श्रद्धा भाव आ गया तो वो उचित कह रहा हो चाहे अनुचित कह रहा हो, इससे फर्क हमको पड़ता ही नहीं। हमारी श्रद्धा जग गई तो जग गई, फिर वो दूसरे के लिए दूसरे आसाराम बापू होंगे, हमारे लिए हमारे आसाराम बापू। भाव ऐसा शोध में नहीं चलता। आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति नाम का एक निबंध लिखा, कहा कि श्रद्धा होती ही अंध है और इसलिए शोध की योग्यता श्रद्धा नहीं है। जो यद्यपि हम धर्मशास्त्र में ऐसा श्रद्धावान आदमी बनाना चाहते हैं, क्यों? ताकि वो भटके ना, हमारे पथ पर चलता रहे, लेकिन रिसर्च में हम इसके ठीक उलट काम करते हैं।
हम धर्म ग्रंथों में कहते हैं श्रद्धावान लभते वित्तम बध्यो मुच्चेत बंधनात् भीतो भयात प्रमुच्चेतो सत्यमेव न संशया। यह धर्मशास्त्र कहता है, लेकिन शोध का शास्त्र ऐसा नहीं मानता, बल्कि वो इन सब बातों का निषेध करके आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा एक और बात रह जाती है शोध करते हुए, उसे हम कहते हैं रिकाल, प्रत्यानयन कहते हैं, पुनः स्मरण कहते हैं। यानी कि शोध करते हुए जैसे कुछ ग्रंथ हमने पढ़े, उसके बाद जब हम अगला ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं। ये शोधार्थी की मेरिट नहीं, पीछे पढ़े हुए का भी अनुसरण और चिंतन उसे करना चाहिए। जिन विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान नहीं होता वो शोध नहीं कर पाते, नकली शोध करते। पूर्व ज्ञान माने अब तक हुए शोध कार्य का ज्ञान, उस विषय पर सामान्य जनमन और समाज क्या सोचता है ऐसा ज्ञान, पूर्व शोधों से जोड़कर उस विषय का ज्ञान। ऐसा नहीं होगा तो शोध उथला और शिथिल हो जाता। इसीलिए हम सिनॉप्सिस में देखिए एक चैप्टर बनवाते हैं कि अब तक हुए कार्यों का अनुशीलन, बनाते हैं कि नहीं, या उस विषय पर अब तक क्या काम हुआ है। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं कि हम पिष्ट पेषण न करते रहें, जो काम हो चुका है उसी को न करते रहें। ऐसा रिकाल की मेरिट हमारे अंदर होनी होगी। और ये फिर मैं कह रहा हूं, ये E.R. डाउनिंग कह रहा है। 7 बातों की हम लोगों ने कहा था ना, 7 बातें डाउनिंग कह रहे हैं। सूक्ष्म निरीक्षण की बात, व्यापक निरीक्षण की बात, विश्लेषण और संश्लेषण की बात, रिकाल की बात। सबसे ज्यादा जोर डाउनिंग ने जिस पर दिया है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? जब हम काम करते हैं, कोई शोध कार्य करते हैं, तो हमें एक से ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं नहीं, तभी तो शोध करेंगे। बसंत अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा, ये 2 संभावनाएं, या बसंत तटस्थ होगा। हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं और ऐसी सभी संभावनाओं में संभाव्य समाधान, संभाव्य निर्णय, संभाव्य संकल्पन हम कैसे करें, यही शोधार्थी की शर्त है मेरी। हम बड़ा सीधा उत्तर देते हैं कि साहब बहुत सरल तरीका है, आप प्रमाण इकट्ठा करिए और उन प्रमाणों के आधार पर अपना निर्णय कर दे दीजिए। प्राप्य प्रमाणों के आधार पर निर्णय करना, तो क्या न करना, डाउनिंग ने बड़ा जोर दिया है। कहा कि प्रमाणों के आधार पर निर्णय करिए ना, किस कवि ने क्या कहा, किस विद्वान ने क्या कहा, किस वैज्ञानिक ने क्या कहा, ऐसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अपनी प्रतिबद्धताओं के आधार पर निर्णय नहीं कर दे। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम कई बार, लगभग सभी विषयों में इस प्रकार के प्रतिबद्धता पूर्व निर्णय हमको दिखते हैं। हमें जैसी लगती है बात, हमें जैसी अनुभव होती है, समाज को कैसी अनुभव होती है, हम उसका ध्यान ही नहीं देना चाहते। और हम अपनी रुचि के आधार पर, अपनी श्रवण मधुरता के आधार पर, अपनी श्रुति मधुरता के आधार पर, अपनी कर्ण मधुरता के आधार पर हम एक निर्णय पर जाकर पहुंच जाते हैं। यह निर्णय प्रतिबद्धता के दुराग्रह का निर्णय है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? शोध ग्रंथ के हर भाग में समस्त संभावनाओं का परीक्षण करना चाहिए, संतुलित मूल्यांकन करना चाहिए और सिद्धांत निर्णय पर पहुंचना चाहिए, परंतु हम ऐसा नहीं करते। इसीलिए ज्यादातर विद्वानों ने, विशेष रूप से डाउनिंग ने, हाइपोथेसिस पर बहुत जोर दिया। आप क्या मान कर चलते? गलत मान लें आप तो फिर प्रमाण इकट्ठा करिए ना। प्रमाण उस गलत का साथ नहीं देगा, लेकिन हम वो नहीं करते, क्योंकि सब तरह की बातें हैं ना। मैं कहता हूं कि हवा स्निग्ध है। अब मैं यहां इस कमरे में बैठा हूं, मैंने एसी चला लिया है, अब बढ़िया शीतल हवा लग रही है, हमें लगता है कि सब दुनिया में हरियाली ही हरियाली है।
अब विद्यार्थी आके हमसे बात कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि अरे नहीं, बहुत कम गर्मी, बड़ा आनंद है, बड़ा देखिए कितना स्निग्ध वायु बह रही है। हमारी तरह के 4 लोगों से मिल जाए वो विद्यार्थी, तो वो तो अपने ग्रंथ में निर्णय क्या देगा कि साहब भीषण गर्मी भी बड़ी सुखदाई है, बड़ी स्निग्ध हवा चलती है, शरीर को शीतल लगने वाली हवा इस ग्रीष्म काल में उपलब्ध है। आप बताइए, इसका मतलब कि वो किसी सेंट्रलाइज्ड एसी के विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, बाहर नहीं निकला और भयंकर ताप में भी उसे शीत और स्निग्धता नजर आ रही है। इसे सावन में अंधा होना कहते हैं। आजकल पशुपालन वालों ने एक नया काम खड़ा किया है, हम शोध में भी यही कर रहे हैं, मैं उधर आपका ध्यान ले चलना चाहता हूं। पशुपालन वालों ने क्या किया है कि एक डिजिटल चश्मा बनवा दिया है, डिजिटल चश्मा डिस्प्ले, और वो गाय को लगा देते हैं। तो अब गाय को लगता है कि पूरी पृथ्वी में चारा ही चारा है, चारा उसका पीला है, उसके बॉक्स में डलिया में पड़ा हुआ है, लेकिन वो चश्मा लगाने से गाय को लगता है कि वो जंगल में चर रही है और हरा ही हरा खा रही है। आप देखते होंगे फेसबुक पर और दूसरी जगह इस तरह के विज्ञापन भी दिख जाएंगे। अब बताइए, शोधार्थी को अगर ऐसा चश्मा लगा दिया हमने या उसने खुद लगा दिया तो निर्णय कैसे होगा? इसीलिए हम जोर देते हैं कि प्रमाणों और प्रयोगों के आधार पर परीक्षण होना चाहिए, परिकल्पना का निर्माण ऐसा होना चाहिए जहां प्रमाण और प्रयोग अनिवार्य हों। ये प्रयोग और प्रमाणन सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। इसीलिए हम तर्क आधारित शोध की बात करते हैं। तर्क आधारित शोध हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तर्क शोध को तर्क आधारित होना ही चाहिए। एक चीज आपसे कहता हूं, कई बार हम अनुसंधान करते ही नहीं है, हम सामान्य अध्ययन करते हैं और उसी को अनुसंधान बता देते हैं। आप मुझे तो लगता है कि आप में से भी कई लोग ऐसे निकलेंगे, आपके विद्यार्थियों में से बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जिन्होंने अनुसंधान नहीं किया, सामान्य अध्ययन किया और उसी को अनुसंधान बना लिया। है ऐसा? आपका भी अनुभव ऐसा कहता हो। इसीलिए E.R. डाउनिंग ने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब ये जो इसमें अंतर करना सीखना पड़ेगा। अनुसंधान और सामान्य अध्ययन दो अलग चीजें हैं। रिसर्च लॉजिक बेस होती है, सामान्य अध्ययन में हम कोई विशेष अपेक्षा नहीं पालते, बस केवल ज्ञान की पिपासा को शांत करते हैं। सामान्य अध्ययन में अपनी दृष्टि से विषय का निरीक्षण करके कुछ मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता रहती है कि नहीं? परंतु अनुसंधान में ऐसी स्वतंत्रता नहीं रहती। तर्क और प्रमाणन वहां बहुत महत्वपूर्ण होता है। तर्क चिंतन का विशेष महत्व होता है। विषय के विविध पहलुओं और उनसे संबंधित मतों का अध्ययन करते हुए हो सकता है कि शोधार्थी कुछ अपनी सम्मति व्यक्त कर दे, कुछ अपनी असहमति व्यक्त कर दे, लेकिन लॉजिक केंद्र में है। सामान्य अध्ययन में ऐसा नहीं, बस हमने पढ़ा, ग्रहण किया, वो सही है झूठ है, हम उसके प्रमाणन की तरफ नहीं जाते। ऐसे ही डाउनिंग ने कार्य कारण संबंध को भी बहुत महत्वपूर्ण माना है। अर्थशास्त्र हो, समाज विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, इन सब स्थानों पर कार्य कारण संबंध जैसे महत्वपूर्ण, ऐसे साहित्य में भी। अब डाउनिंग वगैरह ने चूंकि सिद्धांत रचा है तो उस किन संस्थाओं में काम कर रहे, शिमला में इस समय चल रहा है रिसर्च, साल भर चलता है उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में। अब वहां आप बैठकर रिसर्च करेंगे, अपने कमरे में बैठकर, अपने गांव में बैठकर, बेरोजगारी में रोजगार के साथ कितना अंतर आएगा? आप बताइए, आएगा कि नहीं? हम शोधार्थी को वृत्ति क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि उसका मन दूसरी चीजों में ना अटका रहे, तार्किक निष्पत्ति तक पहुंचे। लेकिन हमारे विद्यार्थी ये समझते हैं कि साहब स्कॉलरशिप है तो वेतन हमारे जीने खाने के लिए दी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं देते। मन का भटकाव ना हो, मन प्रवृत्त हो तो अच्छे। हम प्रोजेक्ट क्यों देते हैं आप लोगों को? यूजीसी के माध्यम से स्वयं विश्वविद्यालय क्यों प्रोजेक्ट देता है?
यथोचित विश्लेषण आप तटस्थ होकर कर पाएं, जीविका की चिंता न सताए, पारस्परिक संबंधन और तर्कपूर्ण निर्णय के लिए शोध सामग्री का उचित अनुशीलन कर पाएं, उसका संकलन कर पाएं, वर्गीकरण कर पाएं, क्रमीकरण कर पाएं, क्रमीकरण माने क्रम विभाग कर पाएं, ऐसा। कुल मिलाकर डाउनिंग ने जो निर्णय दिए वो निर्णय हम सबके काम के हैं। उन निर्णयों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते। प्रमाण हो तो निर्णय निकालिए, नहीं तो मत निकालिए। पहला महत्वपूर्ण सूत्र, पर्याप्त प्रमाण हो तो ही निष्कर्ष निकालना चाहिए, निर्णय निकालना चाहिए। प्रमाण सामग्री होने पर ही आप औचित्य विवेक आपके मन में आ जाएगा, आ सकता है, आ पाएगा। डाउनिंग ने एक चीज बहुत जोर दी, कही कि निष्कर्ष निकालते समय अपना मन मत थोपिए, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी दृष्टि में, मेरे अनुसार। यह बिना तर्क और प्रमाणन के न कहिए। निष्कर्ष निकालते समय पक्षपात रहित रहिए। इतना ही नहीं, डाउनिंग ने कहा निर्वैयक्तिक भी रहिए। निर्वैयक्तिक माने अवैयक्तिक, अपनापन, अपना, ये छोड़ दीजिए। वहां गीत मत गुनगुनाइए कि मैं शैली अपनाई, देख एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। अपना मन मत व्यक्त करिए। और जब तक प्रमाण न मिले, जब तक यथोचित तर्क न मिले, तो निष्कर्ष से बचिए ना। कौन कह रहा है आप निष्कर्ष निकाल ही दें? लेकिन हम करते क्या है कि हम जब ग्रंथ का अंत करने को आते हैं तो हम कुछ अपने मन का, जो हमें उचित लगा, अपने मन का निर्णय थोप देते हैं, उदाहरण नहीं देते, प्रमाण नहीं देते। सोशल साइंस में तो चलो किसी तरह से चल भी जाता है, लेकिन साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेज में अगर ऐसा होने लगे तो बताइए। एक चीज का और ख्याल रखना चाहिए, वो ख्याल ये है कि आप जब कोई काम करते हैं तो वो अंत नहीं है, अथ है। आगे आने वाला आदमी उसी को आधार बनाकर काम करेगा। हर आदमी पहले कोयला जलाना सीखेगा क्या? अग्नि का आविष्कार करेगी हर पीढ़ी? आप बताइए। हर आदमी, आप भी अग्नि को खोजिए पहले, फिर मैं भी खोजता हूं, फिर पड़ोसी भी खोजे, फिर हम अन्न को खोजें, कि वहां से आगे बढ़ेंगे। हमारे शोध कार्य ऐसे होने चाहिए कि हम एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया, अब उससे आगे की यात्रा तय करनी है। कि हम बस में चलने के लिए पहले टायर खोजिए, फिर इंजन बनाइए, और हर आदमी यही करता रहे, तो हवाई जहाज कब बनेगा? यानी कि उन्नत इंजन की तरफ चलना है तो हमने कोई एक इंजन बनाया, वहां पर काम रोका, उसके आगे दूसरे ने शुरू किया, उसके आगे तीसरे ने, उसके आगे चौथे ने, ऐसे दुनिया चलने का मार्ग होना चाहिए। यानी भविष्य के अनुसंधाताओं के लिए मार्ग खोजने, मार्ग को तय करने का एक विवेक, ये हमारा काम है। लेकिन और उलझा के चले जाना काम नहीं है। आइंस्टीन ने खोजा E = mc², नहीं होता तो एनर्जी की गणना ही नहीं हो पाती। न्यूटन ने कहा कि सेब नीचे गिरता है, तो हम भी कहें, हम भी यहीं से शुरू करें, अपने बगीचे में खड़े हो जाए, कहें आम नीचे गिरता, अमरूद नीचे गिरता, यहां से नहीं ना शुरू करते। जो हो चुका है उसके आगे शुरू करते हैं, यही लेकिन हमारे शोधार्थी क्या है? नकल करते। जो हो चुका है उसी को कहते हैं यही सही। अब हम सब तो जानते नहीं हैं। हम पढ़ने वाले लोग, देखिए हमारी अपनी सीमाएं हैं। हम लोग पीएचडी जांचते हैं, न जाने सैकड़ों पीएचडी जांच डाली गई, सब थोड़ा आता है। तो फिर अब आप अगर नैतिक ईमानदारी न दिखाएं तो हम सब तो पढ़े नहीं हैं, तो हमको तो यही लगेगा कि नया ही है, क्योंकि हमने तो पढ़ा नहीं है साहब। पर जब आप काम कर रहे हैं, आपको सामग्री मिल रही है, तो थोड़ा नैतिकता का बोध होना चाहिए। कहे हुए को पुनः नहीं कहना चाहिए, सोचे हुए को पुनः नहीं सोचना चाहिए, बल्कि भविष्य के अनुसंधाताओं के लिए मार्ग खोलने का उपक्रम करना चाहिए। इसके लिए एक ही तरीका है, प्रमाण सामग्री का संकलन। एक ही तरीका है उसका उचित विश्लेषण। एक ही तरीका है विशद अध्ययन करके निष्कर्षों तक पहुंचना। एक ही तरीका है वैयक्तिक न होना। एक ही तरीका है, यह नहीं बार बार कि मेरा मन ये कहता है, मेरा मन ये कहता है, यह अधिकार ही नहीं है। इन्होंने, डाउनिंग ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर किसी रिसर्च स्कॉलर ने लिखा कि मेरे अनुसार मेरा मन ये कहता है, तो उसकी शोध को अवार्ड ही नहीं होना चाहिए।
लेकिन हम अपना मन व्यक्त किए मानते ही नहीं। हमें शोध में अपना मन थोड़ा व्यक्त करना है। इसलिए जब आप शोध करिएगा और कराइएगा तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि अपना मन व्यक्त करने के लिए थोड़ा शोध हो रहा। शोध प्रमाणों के आधार पर होता है, बहुत सारे प्रमाणों को इकट्ठा करके उनका अध्ययन होता है। अपना मन बताना नहीं है, प्रमाणों से निर्णय निकालना शोध है। अपना मन बताना रचना धर्मिता है, सर्जनात्मकता है। शोध की विशेषता सर्जनात्मकता नहीं है, लॉजिक है शोध की विशेषता, प्रमाण है शोध की विशेषता, अवैयक्तिक होना है शोध की विशेषता। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो न तो आप उपयुक्त शोध ही कर पाएंगे, न आप अपने शोधार्थियों के पथ का निर्माण ही कर पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि शोध कंटक पथ पर चलना है, कठिन काम है। सारे कोई भी काम आप मौलिक ढंग से करेंगे कठिन ही होता है। शोध को भी अगर आप मौलिक ढंग से करेंगे तो कठिन ही होता है। लेकिन ऐसे कठिन पथ पर हमारे नवयुवक चले, कामना हमारी यही है। कंटक पथ अपनाना सीखें, असिधारा का व्रत अपनाकर बूंद बूंद ढल जाना सीखें। बार बार हम कहते तो यही हैं साहब, ठीक है, हमने वैयक्तिकता भले ही व्यक्त कर दी, लेकिन मैं निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहता हूं कि हम सबको कठिन मार्ग का ही वर्ण करना चाहिए। कंटक पथ अपनाना सीखे, असिधारा का व्रत अपना कर बूंद बूंद ढल जाना सीखे। कंटक पथ अपनाना सीखे। कंटक पथ की दो शर्तें जरूर आपसे कह दूं। बढ़े चले निज ध्येय बिंदु तक, जग का सुख ऐश्वर्य भुला कर, दूर करें पथ का अंधियारा, निज जीवन का दीप जलाकर। इस लाइन को फिर से सुना देता हूं। दूर करें पथ का अंधियारा, निज जीवन का दीप जलाकर, अडिग रहे जो झंझा में भी ऐसी ज्योति जलाना सीखे। कंटक पथ अपनाना सीखे, कंटक पथ अपनाना सीखे। कठिन मार्ग है, कर पाएंगे तो अच्छा, नहीं कर पाएंगे तो और भी अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद अपने सभी साथियों को। मैं कुछ मैसेज कर रहा हूं, वो आप सबके लिए है। मैसेज में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर से